हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, हमारे मॉडल पेपर आपको लगातार दिए जा रहे थे आने वाले एग्जाम के लिए। 22 भाग तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम देखेंगे उत्तराखंड ग्रुप सी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 23। ठीक है, ये पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, और उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे इस प्रैक्टिस सेट में। तो बाकी चैनल पे जितने भी हमारे टॉपिक चलते हैं दोस्तों, लाइक यूके जीके टेस्ट है, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज, इनको आपने फॉलो करना है। और साथ ही ये मॉडल सेट जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मॉडल पेपर चल रहा है, इनको तो फॉलो करना ही है। और साथ ही एप्लीकेशन पे है जो हमारे 50 ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट है फुल लेंथ, और 11 प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं वीपीडीओ एग्जाम के लिए, जो कि कल से हमने शुरू किए थे 21 नवंबर से। उसको भी आपने फॉलो करना है। 2 पेपर हो चुके हैं उसमें। ठीक है, उसमें कुछ कठिन स्तर बनाया जा रहा है आपका उत्तराखंड पोर्शन का, ताकि आपको एग्जाम में जैसे कठिन क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस के ट्रेंड चला है अभी, वैसे क्वेश्चन आएंगे तो गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए मॉडल पेपर 23 देखते हैं। पहला सेक्शन जो होगा हिंदी का होगा, 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान में बोल रहा है कि मान्यता, हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी 14 सितंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। ठीक है, 14 सितंबर 1949। अब देखिए, यहीं पे बात की जाएगी। देखिए, संविधान द्वारा जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, या लागू कब किया गया था इसको राजभाषा के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा फिर 26 जनवरी 1950 इसमें आंसर जाता है। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन भी बना था, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था इसमें। ठीक है, हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान होती है 14 सितंबर को, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ओके, प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था। तो मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था, देखिए दोस्तों, 3 अप्रैल 1931 को। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। मन्नू भंडारी का हाल में ही निधन हो गया है। ठीक है, 2021 में इनका निधन हो गया, हाल के कुछ दिनों में इनका निधन हुआ है अभी मन्नू भंडारी जी का। यद्यपि और न्यून में कौन सी संधि है। यदि धन अपि। ठीक है, तो यद्यपि में होती है हमारी यंग संधि। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, न्यून और यद्यपि दोनों में यंग संधि हो जाएगी। ज़्यादा हम यहाँ पे क्वेश्चनों को ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा मैं, नहीं तो बहुत सेशन लंबा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी नाम से संबोधित किया था। यानी कि खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी किस व्यक्ति ने बोला था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने ही खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी बोला। चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, किसकी काव्य रचनाएं हैं। तो ये दोनों रचनाएं हैं दोस्तों हमारी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, मुक्तिबोध। निम्न में अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद है। तो अर्थ के आधार पे पूछ रहा है, अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। उनमें से एक भेद जो है वो है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पे वाक्य भेद है। जबकि अर्थ के आधार पे विधानवाचक होता है। इसके साथ साथ हमारा बहुत से वाक्य होते हैं ना, जैसे कि विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, और संकेतवाचक वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। चिड़िया और तेंदुआ किस भाषा के शब्द हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो चिड़िया और तेंदुआ दोनों ही हमारे, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, देशज भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही इसमें, हमारे देश में ही उत्पन्न शब्द हैं। बेइज्जत, बदनाम, डाक खाना आदि किस प्रकार के शब्दों के उदाहरण हैं। तो बेइज्जत, बदनाम, डाक खाना, ये सभी संकर शब्द हैं। ठीक है, 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, बेधन इज्जत, बेइज्जत, बदनाम, ठीक है, बद और नाम, डाक और खाना, तो ये हो जाएगा हमारा संकर शब्द, ऑप्शन डी। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सही करके पिन कर दूंगा। ठीक है, तन पर नहीं है लत्ता, पान खाए अलबत्ता, मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए, बहुत अच्छा मुहावरा है, कठिन मुहावरे पूछ रहे हैं आजकल लाइव भी। तो तन पर नहीं है लत्ता, यानी कि तन पे तो कपड़े हैं नहीं, लेकिन पान खा रहा है जनाब, यानी कि झूठा दिखावा कर रहा है वो। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें दिए गए शब्दों में जो हमारा भुवन, भुवन शब्द जो है ये हमारा घर का पर्यायवाची नहीं हुआ है। बाकी भवन, निकेतन, सदन, ये सभी हमारे घर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, गौरव शब्द का विलोम क्या होगा। तो गौरव का जो विलोम हो जाता है वो हो जाएगा, गौरव मतलब उच्चता हुआ, सम्मान हुआ, तो न्यूनता हो जाएगी, इस हिसाब से लाघव हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है, गौरव का विलोम लाघव। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, कोई वाक्य है उसमें मुख्य क्रिया का पूर्ण अर्थ स्पष्ट जो क्रिया करवाती है, उस क्रिया को कहते हैं हमारी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सहायक क्रिया। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो गतानुगतिक जो शब्द है इसका अर्थ बताइए।
गतानुगतिक का मतलब होता है प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो रेखांकित शब्द क्या है? तो मेहनत में रेखांकित है, तो मेहनत क्या है इनमें? तो मेहनत जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण है। ठीक है, मेहनत। अगला देखिए, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? तो बाजार से एक जाति का बोध होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, जातिवाचक संज्ञा। केंद्र अथवा राज्य सरकार की जरूरी जो अधिसूचना होती है सबसे पहले कहाँ पे प्रकाशित होती है? तो देखिए, जो भी अधिसूचना होती है हमेशा इसका प्रकाशन देखने को मिलेगा आपको गजट में। ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया या स्टेट गैजेट जो आता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी गजट में, ऑप्शन ए। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हम जब ओ बोलते हैं, देखिए ओ, तो ओ कंठ से भी ध्वनि निकलता है और होंठों का आकार भी बदलता है, यानी कि कंठोष्ठ ध्वनि है ओ। बोल के देखिए ओ। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों ही हमारी देवनागरी लिपि में ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, देवनागरी लिपि की भाषाएं हैं। ठीक है, अगला देखिए, जब 1958 में दैनिक भास्कर समाचार पत्र की शुरुआत हुई तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए, ये हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं पत्रकारिता और जनसंचार वाला जो टॉपिक है। तो दैनिक भास्कर समाचार शुरू हुआ था 1958 में। तो स्टार्टिंग में जो नाम था इसका वो था सुबह सवेरे। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज किया गया, फिर सुबह सवेरे पहले इसका नाम था। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन थे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी में हम पढ़ते हैं पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो तो सुमित्रानंद पंत जी को मिला था। ऐसे ही हिंदी में पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनकी जो कविताएं हैं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहती हैं, इसलिए इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए दोस्तों हमारे हिंदी के क्वेश्चन। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों की। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में पहला है, देखिए आपका 4 का अगर 20 से जो अनुपात है वही आपने बताना है। आप मतलब 8 का किससे होगा? ठीक है, 4 का जो अनुपात 20 से है तो 8 का बताना है, रिलेट करना है इसमें। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए, इसमें कर क्या रहा है, ध्यान से समझना है, पहला रिलेशन समझना जरूरी है इसमें। 4 का 20 हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है 4 × 4 + 4, तो 4 चक्को 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। ऐसा ही अब सेकेंड इक्वेशन में भी करो 8 के साथ। तो 8 × 8 कर दो पहले, 8 × 8 कितना हो गया 72 धन 8, 72 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया 80। तो 8 के आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, माफ कीजिएगा, 8 × 8 = 64, 64 और 8 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा, सिंपली है। 4 × 4 धन 4 हो रहा है इसमें, तो ये कितना हो जा रहा है? पहली इक्वेशन आ जा रही है ना, 4 चक्को 16, 4 20। ऐसे 8 × 8 धन 8, तो 8 × 8 = 64 और 8 72 हो जाएगा। ठीक है, 80 बोल दिया मैंने, माफ़ कीजिएगा। अगला देखिए, M P का पुत्र है, Q O की पौत्री है जो कि P का पति है, तो M का O से क्या संबंध है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, M P का पुत्र है। ठीक है, M जो है ये P का पुत्र है, ये P तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और उसके बाद अगली इक्वेशन हमसे बोली जाती है Q O की पौत्री है जो कि P का पति है। ठीक है, जो कि P का पति है। Q जो है O की पौत्री है, यानी कि Q जो है हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये पौत्री है किसकी? O की, यहाँ पे O होना चाहिए, ये पौत्री है। और इसका पति कौन है भाई? P है। पति कौन है इसका? P है। ठीक है, इक्वेशन ऐसी बन रही है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, M का O से क्या संबंध होगा? तो M भाई P का पुत्र था, तो O का भी तो पुत्र हो जाएगा ना, क्योंकि O का पति P है। अगर P का पुत्र M है तो O का पुत्र भी M होगा, यानी कि पुत्र का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्न में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें आपने ध्यान से इस वर्ड को देखना होता है और इसमें जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको ध्यान से देखना है। और ये पूछा जा रहा है कि इनमें जो अल्फ़ाबेट यूज हुए इनमें से किस शब्द में वो अल्फ़ाबेट नहीं होगा, यानी कि वो नहीं होगा तो इसलिए बनाया नहीं जा सकता है ना। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं तो दिए गए में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटर में अगर हम ध्यान से देखें तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो पेंटर। ठीक है, क्योंकि पेंटर में आई यूज हुआ है और आई इस वाले वर्ड में कहीं पे भी नहीं है आई कहीं पे नहीं है, तो पेंटर हो जाएगा इसका ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि पेंटर में आई यूज हुआ और आई इसमें कहीं पे नहीं है।
शब्दों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए श्रृंखला वाला क्वेश्चन भी आता है तो ए बी करके आ जाता है, जेड एक्स वाई ऐसे आ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए आपने एम है, ठीक है, एम के बाद आपका एन ओ एम, ठीक है, ऐसे चल रही देखिए सीरीज एम एन ओ एम, ठीक है, ऐसे चल रही सीरीज। तो देखिए एम एन, पहला तो एन हो जाएगा यहाँ पे, ओ एम एन ओ एम एन, ठीक है, एम एन यहाँ पे आपका एम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज खत्म हो रही है, एन एम ओ एम, फिर एम एन ओ एम और फिर यहाँ पे एम एन ओ एम। तो यानी कि हमारे पास क्या बन रहा है, एन ओ एम ओ, नोमो बन जाएगा इसमें, नोमो, ठीक है, यूज क्या हो रहा है नोमो का। तो नोमो कहाँ पे, ऑप्शन ए में है, ठीक है, नोमो, ठीक है। सीरीज को कंप्लीट करना सीखना पड़ता है इसमें, तब समझ में आएगा आपको ये। यदि फ्रेंड को किसी कूट भाषा में HUMZT लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैंडल को क्या लिखेंगे? तो इसमें भी आपको कूट निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से चल रहा है ये आपको जानना जरूरी होता है इसमें, तो तब जाके ये आंसर आपका क्लियर होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए फ्रेंड को अगर हम बात कर रहे हैं, ये लिखा जा रहा है HUM, तो ये हमने निकालना पड़ेगा, देखिए FRIEND। इसमें क्या हो रहा है, देखिए एफ में +2 जोड़ रहे हो, एफ में +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, EFGH, ठीक है, एच हो जा रहा है ना। ऐसे आर में +3 जोड़ रहा है तो यू हो जा रहा है। ऐसे आई में +4 जोड़ रहा है, ई में +5, एन में +6 +7। तो यही चीज़ हमने कैंडल के साथ भी करना पड़ेगा, कैंडल। तो कैंडल में देखिए अगर सी में +2 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, DE, पहला तो हमारे पास आ गया। ए में 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ED, इतने से हमारा निकल गया, देखिए तो पहला ऑप्शन में ED है, बाकी है ही नहीं किसी में। 2 से हमको पता लगेगा कि आंसर इसका ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखिए अतुल उत्तर की ओर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन और बनता भी यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अतुल जो है वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये है अतुल की प्रारंभिक लोकेशन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये अतुल की प्रारंभिक लोकेशन है। चलिए ये मैं बांट देता हूँ, देखिए छोटा बनाते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, सबको पता है। अतुल यहाँ पे था भाई बीच में। अब अतुल ने क्या किया, यहाँ से वो चलता है हमारा उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, ये उत्तर है, 5 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलाओ, ठीक है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो ये 5 किलोमीटर यहाँ चले जाएगा, ठीक है, ये 5 हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि अतुल अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये भाई लोकेशन हो गई, ध्यान से देखिए अब, ठीक है, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये नॉर्थ हो गया। अब अतुल यहाँ पे था प्रारंभिक लोकेशन और अब कहाँ पहुँच गया, उसकी लोकेशन यहाँ ही है, ये वाले हिस्से में देखिए। तो यानी कि वो हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच में है बिल्कुल। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में होगा तो कौन सी दिशा में हो जाएगा वो, हमारा उत्तर पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं और एक लड़की दोनों छोरों से क्रमशः 16वीं है वो, तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखिए हमेशा मैंने बोला है कक्षा में जितनी लड़कियां होंगी, जिस तरफ दोनों तरफ से क्रम पूछा गया तो दोनों तरफ से क्रम हमको जब पता है तो दोनों क्रमों को जोड़ देते हैं और उसमें से हमेशा -1 कर देते हैं। तो 16 16 32, 32 में से 1 घटाएंगे 31, यानी कि क्लास में कुल कितनी लड़कियां हैं, 31। निम्न आकृति की पानी में छवि क्या होगी, तो भैया ये मिरर इमेज वाला पूछ लिया है। अगर यहाँ पे देखिए हम देखेंगे इस छवि को पानी में तो क्या होगा इसका जस्ट उल्टा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बना रहा है आयोग आजकल, और इसमें बहुत डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा। मिरर इमेज में मैंने देखा लास्ट एग्जाम में भी कठिन क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए वैन है, वैन को अगर मैं उल्टा कर दूँ जस्ट यहाँ पे, पानी की आकृति यहाँ बनेगी ना, मिरर आकृति यहाँ बनती है, माफ़ कीजिएगा ये मिरर वाला नहीं है, वाटर इमेज का है। तो पानी की इमेज तो नीचे साइड बनेगी भाई, नीचे साइड अगर ये W बनेगा तो W ऐसा बन जाएगा उल्टा, A ऐसा बन जाएगा उल्टा और N कैसा बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये किस में है, तो ये हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न वैन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अब हमको क्या बोलना है कि चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का केवल चने के व्यापारियों के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनुपात बताना, इसमें डायरेक्टली पूछा नहीं गया कि कितने लोग क्या हैं, नहीं तो ऐसे वैन आरेख में हमेशा क्वेश्चन बनता है, आपको कॉमन चीज़ इसमें निकालनी पड़ती है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया है, तो इसको देखिए समझिए। सबसे पहले तो देखेंगे चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या। ऐसे व्यापारी जो चावल और गेहूं दोनों में है, तो ऐसे व्यापारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से अगर समझेंगे तो ये है चावल और गेहूं वाले व्यापारियों की संख्या 20 है ना, 20 ही है ना। हाँ, क्योंकि 7 तो चने के अंदर भी आ रहा है, तो 20 हो जाएगा सेपरेट। तो 20 ऐसे बंदे हैं जो चावल और गेहूं दोनों का क्या करते हैं, यहाँ पे उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार पूछा गया है। और केवल चने के व्यापारियों की संख्या क्या है, क्योंकि केवल चने के व्यापारी पूछ रहे हैं ना, तो केवल चने वाले 65 हो जाएंगे इसमें। तो 20/65 हो गया है। तो भाई सरल कर दो इसको, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 65 होगा ना नीचे, 5 से कट जाएगा 20/65, तो ठीक है 5 से कटेगा, 5 चौको 20 और 13 पंचे 65, 4/13 हो गया, यानी कि 4:13 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो 4:13 ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए। ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को तो देखते ही नहीं है। रीजनिंग के क्वेश्चन आपका गलत होने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि जो हमारे बैंकिंग, एसएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्पिरेंट है वो रीजनिंग के क्वेश्चन सब सही करते हैं और हिंदी में आप ज़्यादा करते हैं उनसे स्कोर। लेकिन अगर रीजनिंग में आप गलत करें तो आप उनसे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो कंपैरिजन करेंगे स्कोर का, तो फिर वहाँ पे बात बराबरी आ जाती है। इसलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक आकृति का चयन करो जो अलग है इनमें से। बताओ, ABCD 4 आकृतियां दी है, इनमें से कौन सी आकृति अलग है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। कैसे, देखिए हर ब्लॉक में आपको दिख रहा है एक आकृति, एक बिंदु, फिर 2, फिर 3 बिंदु, फिर 4 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा हो रहा है, देखिए 4 को एक साथ लिया और 2 को एक साथ लिया, जो कि विषम है। बाकी में रोटेशन चल रहा है 1 2 3 4 का हर ब्लॉक में, है ना, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा इसमें, जो कि भिन्न है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। माफ कीजिएगा, मतलब ऑप्शन डी सही है जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है, डी आकृति अलग है। ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब देखेंगे हम जीएस के क्वेश्चन को। जीएस के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए जीएस का शुरू करते हैं सेशन। तो जीएस का क्वेश्चन है आपका पहला, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनता है, आपको पॉइंट याद होने चाहिए। इसमें घोड़े के जो अवशेष मिलते हैं हमको सुरकोतदा से मिलते हैं, ऑप्शन है। निम्न में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने बोला था हमारा भारतीय अशांति का जनक बीजी तिलक को। भारत के किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से यहाँ पे दक्कन का पठार बना है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रीनलैंड कहाँ पे स्थित है। तो ग्रीनलैंड की लोकेशन है उत्तरी अटलांटिक में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस भारतीय बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से काफी संपन्न है। यानी कि कौन सा बंदरगाह जिसका पृष्ठ प्रदेश यानी कि आसपास का जो एरिया है वहां पे खनिज संपदा भरपूर मात्रा में मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा ओडिशा का पारादीप बंदरगाह है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पारादीप, जो कि ओडिशा में है और ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी बन जाता है क्वेश्चन। भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं। तो प्रति चक्रवातीय दशाएं भारत में देखने को मिलेंगी आपको दिसंबर से मध्य जून तक, दिसंबर टू मिड जून, ऑप्शन बी। पाल साम्राज्य भारत के किस भाग से संबंधित था। तो पाल साम्राज्य जो था हमारे पूर्वी भाग में स्थापित हुआ था और पाल साम्राज्य, पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। किसने की थी, गोपाल ने। पूछा गया था अभी रिसेंटली क्वेश्चन, आई थिंक कनिष्ठ साइड में पूछा गया था, पाल वंश का संस्थापक कौन था। और ये भारत के पूर्वी भाग में स्थापित हुआ था, बंगाल में हुआ था ना, क्योंकि बंगाल पूर्व में है, पाल वंश वहीं हुआ था। तो गोपाल आपको याद रखना है, पूर्व में, पौ से आप कनेक्ट कर लेना। कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है अभी भी। तो लगभग 54% जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में ही आश्रित है, 54%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु की निम्न में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। तो पीर पंजाल श्रेणी से इसमें से निकलते हैं झेलम नदी, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व आपको पता होना चाहिए किस देश के संविधान से इनको लिया गया है, कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, और नीति निर्देशक तत्वों में इनमें से कौन सा निहित है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा है, देखिए मित्रों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये बोला जाता है।
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ये स्थापित हुआ था हमारा 1970 में। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से विकसित किया गया? तो बोकारो जो हमारा स्टील प्लांट है इसमें हमारी हेल्प की थी रूस ने। ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं, रूस मिस हो गया। ठीक है, रूस यानी कि सोवियत संघ की हम बात कर रहे हैं, पूर्व सोवियत संघ, इसने यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट लगाने में हेल्प की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्न में से किस दर्रे से संबंधित है? ठीक है, जवाहर सुरंग ध्यान रखेंगे। तो जवाहर सुरंग गुजरती है हमारी बनिहाल दर्रे से। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। निम्न में गोवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों में जो नदी गोवा में बहती है वो हो जाएगी मांडवी। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लाइक भी करो यार, आप लोग सेशन को लाइक ही नहीं करते हो बिल्कुल। ठीक है, शेयर नहीं भी करते तो कम से कम लाइक तो कीजिए वीडियोज़ को। और थोड़ा यार सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे, देखिए सब्सक्राइबर हमारे स्टक हो गए हैं, तो आप लोग भी हेल्प करो और थोड़ा सब्सक्राइब करने में मदद कीजिए। ठीक है, जल्दी से 200K कर दो, फिर नया कंटेंट आपके लिए आने वाला है। अब मेरे को भी कंडीशन रखनी पड़ेगी कि अदर यूट्यूबर्स की तरह की जल्दी से इतने लाइक कर दो, इतने सब्सक्राइबर कर दो, तब जाके मैं पूरी वीडियो दूंगा, तब जाके पूरा कंटेंट आएगा। ठीक है, मुझसे ये सब नहीं होता, बट मुझे आप पे विश्वास है, आप लोग शेयर करेंगे और जल्दी से जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय पूर्व भारत और नेपाल के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद चला था? ये लास्ट ईयर से पहले की बात है। तो देखिए काला पानी जो क्षेत्र है, नेपाल बोलते हैं मेरा है। ठीक है, तो भारत बोलते हैं मेरा है। तो दावा दोनों देश अपना कर रहे थे, तो ये विवाद हो गया था काला पानी को लेकर। ऑप्शन ए। काला पानी के निकट से काली नदी का उद्गम होता है। विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यटन दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेज को भी आपने याद करना है कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी पर्यटन दिवस 2020 की थीम थी वो थी हमारी, राइट आंसर हो जाएगा इसका पर्यटन और ग्रामीण विकास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पर्यटन और ग्रामीण विकास। एंड 27 सितंबर को आपको पता ही है विश्व पर्यटन दिवस हर साल सेलिब्रेट होता है। ठीक है, 27 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी फिर से इसमें से रिलीज हो गया, क्योंकि लिनक्स, एंड्रॉयड, मोजिला, फायरफॉक्स ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं आंसर, इसका ऑप्शन डी गायब हो गया। आई थिंक इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए था, MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस जो था इसमें, ये हमारा क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होगा इसमें। ठीक है, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में नए संसद भवन का निर्माण कार्य करने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? हाँ, तो नया संसद भवन बन रहा है, आप सभी को पता है, और इसमें काम करिए हमारी लॉर्सन एंड टर्बो ग्रुप। यानी कि हमारी बात किसकी करें हम, यहाँ पर सही बात जो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, लॉर्सन टर्बो नहीं, माफ कीजिएगा, इसका आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, टाटा को दिया गया ये प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी इसमें से आंसर हो जाएगा, टाटा। ठीक है, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, टाटा ही होगा इसका। ठीक है, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में टाटा कंपनी को, जो हमारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, इसको ये टेंडर दिया है। और टाटा जो कंपनी है, इसने लगभग 861.90 करोड़ की बिड लगाकर यहाँ पर ये टेंडर अपने नाम किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसमें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड सही है। अगला देखिए, क्वालिटी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वालिटी कीबोर्ड जो हम लैपटॉप या कीबोर्ड में टाइप करने में यूज करते हैं ना, उमूमन हमने देखा कि अल्फ़ाबेटिक क्रम में नहीं होता, वो क्वालिटी में होता है। और इसको जो उसमें डेवलप किया था, इनका नाम था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। इनके ऑप्शन से ए इसमें सही आंसर है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, कोई निजी विधेयक पेश करना है तो इसके लिए सूचना अवधि होती है मात्र 1 माह। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो रिटायर होता है 65 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस प्रदेश में होती है? तो मानसून सबसे कम किस प्रदेश में रहता है? तो ये हमारा रहता है पंजाब में। ऑप्शन बी। अकबर के दक्षिण विजय के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा गया था? यानी कि दक्षिण विजय जब किया अकबर ने, उसके बाद उसके सूबों की संख्या क्या थी तत्कालीन? तो ये हो गई थी हमारी 15। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, 15।
नेक्स्ट देखिए, विश्व नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को मिला है भैया 48वां स्थान, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, 48। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए गाजी मलिक, तो गाजी मलिक था हमारा तुगलक वंश का संस्थापक, जिसको हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए। अगला देखिए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है? तो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलने की मेथड कहलाती है, जिसके द्वारा बदला जाता है वो मोडेम कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर बोलते हैं, जिसको आपने साइंस में पढ़ा होगा। इनमें से कंप्यूटर में फायरवॉल का काम क्या होता है? तो फायरवॉल हमेशा क्या करता है, कंप्यूटर को चेक करता है, कोई इसमें हानिकारक बग या स्पैम तो नहीं आ रहा, कुछ ऐसा, ठीक है, यानी कि निगरानी करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पर्यटन दिवस हमने बात की 27 सितंबर, ऐसे ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। ठीक है, माफ कीजिएगा, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से भी जब देखना जरूरी है। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को, ठीक है। ऑप्शन भी हो जाएगा। इनमें से भारत का सबसे बड़ा खेल का मैदान स्टेडियम कौन सा है दिए गए विकल्पों में? तो भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है वो हमारा सरदार पटेल स्टेडियम, गुजरात वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस राज्य को दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था बिहार राज्य को, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, बिहार। ओके, बिहार राज्य को। चलिए, ये तो हो गया हमारे जीएस का पोर्शन पूरा। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के 40 क्वेश्चनों की। कुमाऊं आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो जब गोरखों ने सबसे पहले 1790 में कुमाऊं पर अटैक किया, उस समय नेपाल का तत्कालीन जो प्रधानमंत्री था या शासक था वो था रण बहादुर शाह, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, कौन सा चंद शासक 2 बार गद्दी पर बैठा था? तो 2 बार गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था मोहनचंद, ठीक है। मोहनचंद के टाइम पीरियड पे बहुत से षड्यंत्र होने लगे थे, हर्षदेव जोशी वगैरह, और इसके साथ साथ बहुत से आंतरिक कलेश होने लगे थे राज्य में। तो मोहनचंद को एक बार गद्दी से हटना पड़ता है और उसके बाद फिर दोबारा बैठता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका। पलेठी का सूर्य मंदिर का निर्माण कल्याण वर्मन के द्वारा किस शैली में करवाया गया था? तो पलेठी का सूर्य मंदिर ये हमारा फासना शैली में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, फासना शैली, ठीक है। अगर आपने हमारे उत्तराखंड जीएस का कोर्स लिया था एप्लीकेशन स्टोर से, तो आपको पता होगा जो मंदिरों की उत्तराखंड में शैली है, यामुन शैली या पगोडा शैली, इसके अलावा नागर शैली, कत्यूर शैली, उसके अलावा फासना शैली, वल्लभी शैली, ये सभी शैली हमने क्लियर करवाई। बेसर शैली क्या होती है, ठीक है, तो सभी हमने क्लियर किए थे। तो फासना शैली में एकमात्र मंदिर है जो कंप्लीटली फासना शैली में उत्तराखंड में, वो है हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर। अब इसको सर्च करके देख लेना गूगल में कैसे होता है फासना शैली, ठीक है। मध्यकालीन उत्तराखंड में वो कृषक जिन्हें कृषि करवाने हेतु अपनी जमीन में बसाया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो कृषक जिन्हें कृषि करवाने के लिए अपनी जमीन में बसाते थे उनको थातवान कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, थातवान। कैनी जो थे वो दास मजदूर की तरह काम करते थे खेतों में, ठीक है। अगला देखिए, टिहरी रियासत के समय जौनसार क्षेत्र में निम्न वर्ग के कामगारों को फसल पैदा होने पर अनाज देने की परंपरा क्या कहलाती थी? तो आज भी हम पहाड़ी अंचलों में देखते हैं ना, बहुत सी जगहों पे हमारे जो होते हैं बाजा बजाने वाले जो हमारे एक वर्ग होता है वो आता है और बाजा वगैरह बजाते हैं हमारे घर के आसपास, और उसके बाद आज भी धान या गेहूं उनको दिए जाते हैं 150 रुपये। ऐसा ही टिहरी रियासत के जौनसार क्षेत्र में होता था बहुत पहले से, और इस प्रथा को कहा जाता था खलिक प्रथा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, खलिक प्रथा। राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है राज्य का थारू। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, थारू। राज्य के किस व्यक्ति को ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है? तो ग्रामीण विकास के संत के नाम से फेमस जो व्यक्ति हैं वो हो जाएंगे हमारे कौन? राइट आंसर हो जाएगा इसका दीप जोशी, ऑप्शन सी। दीप जोशी को इसलिए रेमन मैग्सेसे से भी मिलता है क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया है इन्होंने। यमुना के बागी बेटे झुंड से बिछुड़ा, ये किसकी रचना है? तो यमुना के जो बागी बेटे हैं ना, ये रवाई कांड पर आधारित रचना है, ठीक है। रवाई घटना जो हुई थी जिसको हम तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, तो और इसको लिखा था विद्यासागर नौटियाल जी ने, ठीक है, विद्यासागर नौटियाल। प्रसिद्ध समाचार पत्र शक्ति का प्रकाशन किस स्थान से होता था? तो शक्ति नामक जो पत्र निकला हमारा वो कहाँ से निकला? अल्मोड़ा से, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है,
और शक्ति का प्रकाशन कब से हुआ था? 1918 से। संपादक बद्रीदत्त पांडे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने गढ़वाली बोली को कितनी उपबोलियों में विभक्त किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 8 उपबोलियों में विभाजित किया गढ़वाली बोली को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। रेंगी गांव में वर्ष 1972 में महिला मंगल दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जिसकी प्रथम अध्यक्षता गौरा देवी ने की थी। ठीक है, यानी कि अध्यक्षा गौरा देवी को बनाया गया था महिला मंगल दल की। और ये रेंगी गांव में स्थापित किया था पहला महिला मंगल दल चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट। वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस वर्ष इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था सकलानी जी को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1986 1986 में। ठीक है, और विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव भी कहा जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के स्वाधीनता आंदोलन में काली कुमाऊं का नेतृत्व के कारण किस समाचार पत्र ने हर्षदेव ओली को कुमाऊं का मुसोलिनी कहा था? ठीक है, तो कुमाऊं का मुसोलिनी कहा था किस पत्र ने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। शक्ति नामक जो हमारा पत्र आता था उसने बोला था। ठीक है, क्योंकि काली कुमाऊं में जितने भी आंदोलन हो रहे थे ना उसमें उनको हर्षदेव जोशी यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। काली कुमाऊं यानी कि वर्तमान चंपावत का क्षेत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवी उपासना के समय बजाई जाने वाली ढोल की ताल कौन सी होती है? तो ढोल जो है हमारा राजकीय वाद्य है, आपको पता होना चाहिए। ढोल की भी बहुत सी तालें होती हैं, जैसे कि रहमानी ताल होती है। इसके अलावा जो हमारी देवी उपासना जब होगी मंदिरों में तो वहाँ पर जो हमारा बजाने वाला होता है ना ढोल को, वो कौन सी ताल बजाएगा? तो धुहेल ताल बजाएगा वो। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, धुहेल। ठीक है, ऐसे रहमानी ताल, बड़ाई ताल, नौबत ताल, ये सभी हमारे ढोल की तालें होती हैं। वर्ष 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के किस विधायक ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूकेडी का जो हमारा विधायक था जिसने ये प्रस्ताव रखा कि एक अलग राज्य बनाया जाए, ये थे कौन? इनका नाम था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह बिष्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, JS बिष्ट। उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में साहित्य दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, 19 सितंबर। उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षता कौन थी? तो उत्तराखंड महिला आयोग की जो पहली अध्यक्षा थी, इनका नाम था संतोष चौहान। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, संतोष चौहान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा स्थल हेमकूट और मंगलकूट पर्वतों के बीच में बसा हुआ है? तो हेमकूट और मंगलकूट चोटियों के मध्य में बसा हुआ जो क्षेत्र है वो है हमारा कण्वा आश्रम। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, कण्वा आश्रम। देखिए, जो हमारा कोटद्वार है, कोटद्वार का नाम भी अब चेंज करके क्या रख दिया गया है? कण्व नगरी। ठीक है, ऋषि कण्व के नाम पे कण्व नगरी इसका नाम रख दिया गया है। कण्वा आश्रम पूछता है क्वेश्चन कई बार, किस नदी के तट पर है? तो मालनी नदी के तट पर स्थित है ये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो राज्य का तीसरा जो नगर निगम है वो हो जाएगा हमारा हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर कत्यूरी शासकों ने 30 मंदिरों और 365 बावड़ियों के निर्माण करवाए थे? बावड़ी यानी कि उत्तराखंड में जो हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में नौला। तो 30 मंदिर और 365 बावड़ियाँ बनाई गई थी द्वाराहाट क्षेत्र में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वाराहाट। किस वर्ष पिथौरागढ़ पीलीभीत तार सेवा शुरू हुई थी? तो पीलीभीत पिथौरागढ़ तार सेवा एक टेलीग्राम जो सर्विस शुरू की गई थी, ये की गई थी हमारी, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 1915। ठीक है, 1915 में की गई थी पीलीभीत पिथौरागढ़ टेलीग्राम सर्विस शुरू। कवयित्री महादेवी वर्मा की स्मृति में किस स्थान पर एक म्यूजियम स्थापित है उत्तराखंड में? तो महादेवी वर्मा की स्मृति में जो म्यूजियम है वो आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ में। ठीक है, मीरा कुटीर के नाम से है रामगढ़ में, ऑप्शन डी। पहाड़ों का डायलन किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो पहाड़ों का डायलन कहा जाता है नरेंद्र सिंह नेगी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि नरेंद्र सिंह के जो हमारे नेगी जी के जो गीत होते हैं ना और जो उनकी रचनाएं हैं, आंचलिक रचनाएं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ के जो समाज है उस पर आधारित है और हमारे जो पहाड़ वगैरह उन पर आधारित है। ठीक है, और सेम ऐसे जो डायलन है वेल्स के कवि, उनसे इनका कंपेरिजन किया जाता है। इसलिए कुमाऊं क्षेत्र में पटरंग वाली का संबंध किस शासक से है? तो पटरंग वाली जो थी ये इंद्रचंद से रिलेट करती थी। ठीक है, झूठी खबर फैलाना होता था इसका मतलब, और रेशम का कीड़ा ज़्यादा रेशम बनाता है ऐसा बोला जाता था। तो इंद्रचंद के टाइम पीरियड पे पटरंग वाली ये संबंधित है।
1918 में काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो काशीपुर में खद्दर आश्रम स्थापित किया 1918 में हमारा गोविंद वल्लभ पंत ने, ऑप्शन डी। अकबर के काल में राज्य के किस स्थल को शाह जाफर कहा जाता था? तो शाह जाफर के नाम से जो फेमस स्थल था राज्य का अकबर के शासनकाल में वो था जसपुर, ऑप्शन बी। जाट जनजाति द्वारा सूरगैन नामक त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो सूरगैन जो त्यौहार है ये जाट जनजाति का त्यौहार है और इस सूरगैन त्यौहार को जाट जनजाति मनवाती है भादो माह में, यानी कि भाद्रपद, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें। उत्तराखंड में कोल्टा जांच समिति कब बनी थी? तो देखिए कोल्टा से संबंधित हम पढ़ते हैं क्या क्या घटना हुई थी और इसके लिए हमारी कोल्टा जांच समिति भी बनी थी, ठीक है। तो ये बनी थी समिति, हमारी राइट आंसर हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1956 में। वर्ष 1921 में सोमेश्वर के जंगलों में आग लगाने के जुर्म में किसे 1 माह की कैद हुई थी? तो सोमेश्वर के जंगल में आग लगाने की कैद हुई थी किसको? दुर्गा देवी को, और ये पहली गिरफ्तारी थी के वन आंदोलन के संदर्भ में। जैसे बिस्नी देवी शाह की मैं बात करता हूँ तो बिस्नी देवी शाह ने अल्मोड़ा नगर पालिका पे तिरंगा फहराया था, बट वन आंदोलन के तहत जेल जाने वाली पहली महिला पूछा जाएगा तो दुर्गा देवी, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला पूछा जाएगा तो बिस्नी देवी शाह। समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन में मैं क्या अंतर पैदा कर रहा हूँ? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आयोग के द्वारा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे दुर्गा देवी हो जाएगा, ठीक है। किस कुमाऊं कमिश्नर ने 20 साला बंदोबस्त किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो 20 साला बंदोबस्त करा था हमारा बैटन ने, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आयोग ने क्वेश्चन भी पूछा था अभी हाल में ही आपसे। बैटन के द्वारा जो बंदोबस्त किया गया था वो 1814 में गया था, ठीक है, 1840 में, और ये अगले 20 साल के लिए था, यानी कि 1860 तक। तभी तो 1860 में फिर अगले 2-3 साल डिले हो जाता है। नेक्स्ट जो भूमि बंदोबस्त होता है हमारा 9वां वाला, बैटन का जो 20 साला बंदोबस्त था ये 8वां भूमि बंदोबस्त होता है। 9वां भूमि बंदोबस्त फिर हमारे बिकेट करता है और ये सबसे प्रमाणित भूमि बंदोबस्त माना जाता है उत्तराखंड का, और 9वां भूमि बंदोबस्त होगा 1863 में, ठीक है, बिकेट की अध्यक्षता में। तो 20 साला बंदोबस्त बैटन, ओके। पंडित बद्रीदत्त पांडे जी ने सर्वप्रथम गंगाधर तिलक से कब मुलाकात की? तो गंगाधर तिलक से बद्रीदत्त पांडे जी मिलते हैं पहली बार हमारा 1905 में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनारस में मिलते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है उत्तराखंड महिला कमांडो को पुलिस में शामिल करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो महिला कमांडो को पुलिस में शामिल करने वाला उत्तराखंड देश का 4था राज्य बन गया, ठीक है, ऑप्शन सी, 4th है। नेक्स्ट देखिए, किस जनपद में उत्तराखंड राज्य का पहला बाल थाना खोला गया है? तो पहला बाल थाना जो खोला गया है वो हमारा देहरादून में खोला गया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, देहरादून। 2021 में राज्य के कितने व्यक्तियों को पद्म सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, तो राज्य के हमारे कितने व्यक्ति जिनको पद्म सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो ये हमारे 2021 में जो हमारे 20 के पुरस्कार आवंटित भी हुए हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक इसमें 3 व्यक्ति होना चाहिए, एक बार देख लेना आप भी, ठीक है। एक तो हमारे कल्याण सिंह रावत जी हैं मैती वाले, एक हमारे देहरादून के चिकित्सक जी हैं, ठीक है, और एक और व्यक्ति हैं। 3 लोगों को पद्म पुरस्कार इस साल मिला है हमारे, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर भी चेक कर लेना इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट देखिए, बद्रीनाथ मंदिर में शंकराचार्य के वंशजों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, और शंकराचार्य के जो ये वंशज बद्रीनाथ की पूजा करते हैं ये किस समुदाय से रिलेट करते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं हमारे साउथ के नंबूदरी ब्राह्मण, ऑप्शन बी इसमें से आंसर है, नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखिए, गिरी सरोवर किस जनपद में स्थित है? तो गिरी ताल जो है ये हमारे काशीपुर के निकट है, यानी कि उधमसिंह नगर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। अस्कोट आराकोट यात्रा कितने जनपदों से होकर गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो अस्कोट आराकोट जो यात्रा है ये 8 जनपदों से होकर गुजरती है, ठीक है, कितने माफ कीजिएगा 7 जनपदों से, ठीक है। अस्कोट आराकोट यात्रा उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी यात्रा है, ठीक है, लेकिन ये सामाजिक यात्रा है, धार्मिक नहीं है, ध्यान रखेंगे। 1000 किलोमीटर 1100 किलोमीटर के आसपास की यात्रा है, 7 जनपदों से होकर गुजरती है और अस्कोट से शुरू होती है। पांगू गाँव, धारचूला का पांगू गाँव है, पिथौरागढ़ जनपद से शुरू होती है यात्रा, पिथौरागढ़ से फिर बागेश्वर पहुँचती है, बागेश्वर से चमोली, ठीक है, चमोली से आगे जाएगी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से फिर टिहरी, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद ये यात्रा पहुंचेगी हमारी देहरादून में, ठीक है, उसके बाद ये उत्तरकाशी में। तो ये है जनपदों का क्रम, तो हो गए 7 जनपद, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से फिर बागेश्वर, बागेश्वर से हमारा जाएगी यात्रा कहाँ पे? चमोली में, चमोली से एंटर करके रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और फिर फाइनली आराकोट जो है उत्तरकाशी में, 7 जनपदों से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार
मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में किसका शासन था? तो मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर में हमारा शासन था काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय पे खसों का। ठीक है, खस साम्राज्य यहाँ पे फली फूल रहा था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। 24 जनवरी 2021 को हरिद्वार की कौन एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? ठीक है, तो उत्तराखंड में देखिए हमारा एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था हरिद्वार के सृष्टि गोस्वामी को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, सृष्टि गोस्वामी। गणेश गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गणेश गंगा जो है ये हमारी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल पेपर 23। ठीक है, अभी कोशिश रहेगी कि आपको और ज़्यादा मॉडल पेपर दिए जाए एग्जाम से पहले यूट्यूब चैनल पे। और यहीं पे वीडियो का समापन करते हैं। और हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि अगर आप 70+ स्कोर कर रहे हैं इस पेपर में, ठीक है, और 65-70 के बीच में है जनरल कैटेगरी के बॉयज़, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी तैयारी चले, क्योंकि क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं काफ़ी डिफिकल्ट भी हैं, कुछ ईजी क्वेश्चन भी हैं और मॉडरेट भी हैं। ठीक है, तो यानी कि ये स्कोर आप कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब तैयारी काफ़ी अच्छी आप लोगों की है। और जाने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 50 ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट और 11 ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट जो वीडियो के लिए हुए हैं शुरू, उनको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाभ उनका मिलेगा। साथ ही हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए himwantuk.com पे, वहाँ पे निःशुल्क आपको उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज और सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज मिलती है। ठीक है, और जाने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह अपने जीवन में पेड़ ज़रूर लगाएं और लोगों को भी अवेयर करें, मोटिवेट करें पेड़ लगाने के लिए, और पेड़ लगाने के लाभ वगैरह उनको ज़रूर बताएं। खासकर छोटे बच्चों को हमेशा ऐसे ही प्रेरित करें कि पेड़ लगाना कितना आवश्यक है प्रकृति के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, बाकी उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखें और बाहर से आने वाले लोगों को भी अवेयर करें। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, खूब एनर्जेटिक होकर रिविजन करें अभी आने वाले एग्जाम के लिए। मिलूंगा आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।